बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर पाकिस्तान में नेवी और एयरफोर्स का फ़िज़िक्स का जितने भी आपके मैट्रिक बेस पर जॉब्स आती हैं उनमें फ़िज़िक्स रिपीटेडली जो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कंप्लीट करेंगे। जितने भी नेवी और एयरफोर्स के अंदर मैट्रिक बेस पर वैकेंसीज आती हैं या इंटरमीडिएट की बेस पर, वो सारा कुछ हम रिपीटेड यहाँ पर आपको जो है ना वो बताएंगे। टेस्ट का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या, हर एक चीज़। और अगर हम नेवी की बात करें तो वो कौन सी ब्रांच वाले जो इस वीडियो से प्रिपरेशन कर सकते हैं, टेक्निकल ब्रांच वाले, नेवल पुलिस, नैब खतीब, पीटी ड्राइवर और एयरमैन। एयरफोर्स की बात करें, एरो ट्रेड, पीएफडीआई, सिक्योरिटी, स्पोर्ट्समैन, फीमेल, मेडिकल असिस्टेंट, ये सारे जो है ना इस वीडियो से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इनके जो फिजिक्स के रिलेटेड है वो सारे एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। और यहाँ पर एयरमैन के हमारे नोट्स जो है ना अगर आपने बाय करने हैं तो वो आप बाय कर सकते हैं। उसमें कंप्लीट वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक आपको सारे 5 साल पहले जितने भी रिपीटेड आ चुके हैं वो सारे सोल्व हैं। इवन के इंटेलिजेंस के 306 एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस के जो कि सोल्व हैं, और ये पीडीएफ की फॉर्म में आपको दिए जाएंगे और मॉक टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, स्पेशल ग्रुप के अंदर भी आपको ऐड किया जाएगा। तो एयरमैन के नोट्स आप बाय कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप वैसे कभी ये वीडियो देख रहे हैं तो किसी भी नेवी, एयरफोर्स या आर्मी की अगर आपने प्रिपरेशन करनी है, नोट्स बाय करने हैं, तो आप ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है कि विच कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर द केमिकल एनर्जी, तो हमारे पास आ जाता है जी इलेक्ट्रोलाइट्स कैपेसिटर उसको कहते हैं। ये उनकी शेप है। अगर हम यूज़ करें कि केमिकल एनर्जी, अच्छा एनर्जी की कुछ फॉर्म्स होती है, मैं आपको बता दूं। अगर आपसे कोई पूछे कि एनर्जी की टाइप्स क्या है, फॉर्म्स क्या है, तो एक केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी होती है, हाइड्रोलिटिकल एनर्जी होती है। काफ़ी एनर्जी की फॉर्म्स है, ये आपको नाम याद होना चाहिए, एमसीक्यूज का आंसर याद होना चाहिए। फिर ये किस तरह आता है, एक दफ़ा ये इस तरह भी आया हुआ था कि रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सा हमारे पास जो है ना वो कैपेसिटर यूज़ किया जाता है, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स कैपेसिटर होते हैं। और ये यूज़ क्यों किए जाते हैं, क्योंकि ये जो वोल्टेज आती है ना हमारे घरों के अंदर या फ्रीजर वगैरह के अंदर, तो ये फ्लक्चुएशन का वर्ड यहाँ पर आप देखेंगे अपनी बुक के अंदर या कहीं पर भी। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि ये फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, तो हम इसको मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास वॉशिंग मशीन और टीवी वगैरह के अंदर जो है ना वो यूज़ किया जाता है। और ये डीसी सप्लाई होते हैं ओनली। डीसी से मुराद होता है डायरेक्ट करंट, ठीक हो गया। और डीसी सप्लाई क्यों होते हैं, क्योंकि डीसी करंट जो होता है वो आपको पता है ना अल्टरनेटिंग नहीं होता, यानी कि वो कम ज़्यादा नहीं होता। डीसी बिल्कुल स्ट्रेट होता है और ये अल्टरनेटिंग होता है जो कि हमारे पास कम ज़्यादा होता रहता है। उसके बाद हमारे पास है विच इज़ गुड इंसुलेटर। अच्छा इंसुलेटर हो गया हमारे पास प्लास्टिक, और उसके अलावा ये हमारे पास प्लास्टिक की शेप है। और अगर आप में से कोई ये भी एमसीक्यू आता है जी, ग्लास इज अ इंसुलेटर और अ कंडक्टर, तो आपको पता होगा ग्लास जो है हमारे पास इंसुलेटर है। और अगर ग्लास के अंदर वाटर है तो वाटर हमारे पास क्या होगा, कंडक्टर होगा, रबड़ होगा, पेपर होगा, वुड होगा। अब हमारे पास ये होगा कि जो प्लास्टिक इंसुलेटर जो है ना गुड, वो कौन सा हमारे पास है, वो प्लास्टिक है। आपसे ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे पास गुड कंडक्टर है वो क्या है, तो गुड कंडक्टर हमारे पास, अगर आप ये याद भी कर लें और ऐसा कीजिएगा कि ड्यूरिंग द वीडियो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को जो है ना लिखते जाए। कंडक्टर हमारे पास कौन सा हो जाता है गुड, वो होता है कॉपर। जो ये आपकी वायर्स होती है ना घर वगैरह के अंदर, इनके अंदर वो यूज़ हुआ होता है, तो उससे करंट बड़ा इजीली पास हो जाता है, इतनी रेजिस्टेंस नहीं होती। इन एसी जनरेटर करंट इज, अब एसी जनरेटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट जो है ना वो हम करते हैं। एक बड़ा फेमस एमसीक्यूज है जी, कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी, मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट होता है ये ऊपर नीचे, और डीसी से मतलब डायरेक्ट करंट, ये जो बिल्कुल सीधा होता है। तो इसको रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, वो आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देती है। तो हम एसी को डीसी में कन्वर्ट क्यों करते हैं, आपके घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल करंट आ रहा है, गुजर रहा है, तो वो होता है एसी, और हम उसको डीसी में क्यों कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप में से कोई भी बंदा अपना मोबाइल चार्ज करे तो वो क्या करता है, वो चार्जर लगाता है। और हम भी चार्जर ही क्यों लगाते हैं, हम वहां से अपनी 2 वायर्स पकड़े और अपने मोबाइल के अंदर ठोक दें, तो क्यों हम चार्जर क्यों यूज होता है। चार्जर का अडोप्टर के अंदर रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर क्या करता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। फिर वही मसला कि एसी को डीसी में हम क्यों यूज कर रहे हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना ही क्यों है, हम वो एसी को, इसलिए हम एसी जो करंट होता है ना अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो चार्ज हो जाती है ना,
और वो चार्ज होती है क्योंकि हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं, एसी को स्टोर नहीं कर सकते। आपके घर अगर यूपीएस है तो बैटरी पड़ी होंगी, तो बैटरी जब करंट आता रहता है तो करंट जो है ना बैटरी के अंदर सेव होता रहता है। जब लाइट चली जाती है तो आप क्या कहते हैं, बैटरी से यूपीएस चलाते हो और वो करंट अब जब सेव होता रहा तो हमने क्या किया, यूपीएस की मदद से उसको क्या किया, डीसी में कन्वर्ट कर दिया। तो डीसी में वो सेव हो गया। आप डायरेक्ट उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डीसी, अपनी बैटरीज को फुल करने के लिए। तो मोबाइल चार्ज ना हो, आप या निकालें, आपका मोबाइल क्या करे, वो वहीं पर बंद हो जाए। तो इसलिए हम चार्जर यूज करते हैं। चार्जर के अंदर आपका रेक्टिफायर लगा होता है। और जनरेटर का एक और काम होता है, ये भी आपसे पूछा गया, जनरेटर क्या काम करता है। जनरेटर ये काम करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। आपने देखा होगा कि घर में कोई लाइट नहीं है या जनरेटर चले तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिक से मुराद होता है कोई भी काम करना, आप यूं समझ लें, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे जी, वाई एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं खलाबाज को। वो जो खला में जाते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, रेडियो वेव्स को वो क्यों यूज करते हैं जबकि साउंड वेव्स को वो यूज नहीं करते। वेव्स क्या होती हैं, ये आपकी वेव्स हैं, ठीक है। और रेडियो वेव क्या होता है और साउंड वेव्स क्या होता है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। रेडियो वेव वो होती है जो कि कहीं से भी गुजर सकती है, आपकी दीवारों में से, आपके घरों में से, आपकी हर एक चीज़ में से। साउंड वेव ऐसी नहीं होती। क्यों, आपने देखा, आपने किसी को आवाज़ मारी, बीच में दीवार थी, उसके पास कम आवाज़ पहुंचेगी, या कोई बड़ा ऐसी चीज़ थी, शीशा था, तो उसको आवाज़ शायद जाए ना। तो साउंड वेव्स क्या होती है, साउंड वेव्स पहुंचती हैं। तो एस्ट्रोनॉमर अगर यूज़ करेंगे साउंड वेव्स तो वो क्या होगा, वो तो पहुंचेंगी नहीं। तो साउंड वेव्स की वजह क्या करते हैं, वो रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स हमारे अंदर, अगर आप बुक में एक रटी रटाई डेफिनेशन वहाँ पर लिखी हुई कि साउंड वेव्स नीड अ मीडियम से मुराद होता है एयर, वाटर और सॉलिड। मतलब वाटर के अंदर हो तो फिर आवाज़ आएगी, एयर आपके इर्द गिर्द है तो आवाज़ जाएगी, सॉलिड फॉर्म में भी आवाज़ चली जाएगी। लेकिन अगर एयर ना हो, वैक्यूम हो, स्पेस हो, आपको पता ना हवा नहीं होती जब स्पेस में जाते हैं, तो वहाँ पर साउंड वेव काम नहीं कर सकती क्योंकि उसको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, मीडियम चाहिए होता है। वहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता। इसलिए हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स आर द हमारे पास ये, इनको मीडियम की ज़रूरत होती है। अब इसमें एक और चीज़ जो है ना हमारे पास ये है कि अगर रेंज आपसे पूछी जाए वहाँ पर, तो 300 जी हर्ट्स और हमारे पास ये 9000 हर्ट्स तक इसकी रेंज होती है। और अगर हम बात करें कि यूज़ कहाँ पर होती है, तो ये ब्रॉडकास्ट और रेडियो वगैरह, टेलीविज़न और रिमोट कंट्रोल वगैरह टॉयज़ के अंदर आपकी क्या होती है जी, रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। और अगर हम बात करें ये मेडिकल की फील्ड के अंदर भी डायग्नोज करने के लिए भी ये यूज़ की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हाईली पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर घुस जाना, किसी चीज़ के भी, जैसे मिसाल के तौर पेनिट्रेटिंग से मुराद है कि सुई जिस्म के अंदर घुसती है, ठीक है, वो उसके अंदर दाखिल होती है तो वो पेनिट्रेट कर रही होती है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो हाईली पेनिट्रेट से मुराद है जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, किसके पास, वो होती है गामा रेज हमारे पास। यहाँ पर देखें जी, अल्फा रेज होती है जिसकी सबसे कम होती है रेंज, बीटा रेज वो होता है जिसका उससे ज़्यादा होती है, गामा रेज होती है जो कि उससे भी ज़्यादा। अल्फा हाथ से नहीं गुजर सकती, बीटा हाथ से गुजर जाती है, लेकिन एक एल्युमिनियम की शील्ड से नहीं गुजर सकती। गामा हाथ से गुजर जाती है, एल्युमिनियम की शील्ड से भी गुजर जाती है, लेड से मतलब नहीं गुजर जाती। मतलब इतनी इसकी रेंज है, ये चीज़ों में से गुजर जाती है। हम इनको यूज़ क्यों करते हैं, हम इसको यूज़ इसलिए करते हैं कि आपके मेडिकल की फील्ड के अंदर प्रेगनेंसी वगैरह चेक करने के लिए, कोई डायग्नोज एनालिसिस वगैरह चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वो आपको पता है अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं वो इस तरह, तो वो चेक कर रहे होते हैं, रेस डालते हो। तो जब रेस होती है आपके जिस्म के अंदर जाती हैं और अंदर जाने के बाद वो जिस चीज़ को आपने चेक करना होता है कि ये सही चल रहा है, ख़राब है या क्या है, तो वो उससे टकराती हैं। टकराने के बाद वो वापस आती है और रिकॉर्ड हो जाती है। तो फिर जब वो टकराती है तो वो एक तरह की एक पिक्चर कैप्चर कर लेती हैं अंदर के सिस्टम की। तो वो पिक्चर दिखाते हैं और पिक्चर में देखते हैं कि इंसान का ये सिस्टम जो है ना वो ख़राब है, तब्दील होने वाला है या क्या होने वाला है। अगर हम ये यहाँ पर लो पेनिट्रेटिंग अल्फा पार्टिकल, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास होती है गामा, सबसे ज़्यादा ये देखें गामा पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर बीटा और तीसरे नंबर पर अल्फा। मतलब गामा सबसे ज़्यादा उसकी शक्ति होती है, पेनिट्रेटिंग सलाहियत होती है। और उसके बाद हमारे पास हम फूड स्टीरिलाइजेशन से मुराद होता है कि फूड को साफ वगैरह करना। रेडियोथेरेपी होती है जो आपकी डायग्नोज करते हैं मेडिकल वगैरह के अंदर। ट्रेसर्स इन द मेडिसिन वगैरह आप ट्रेस वगैरह करते हैं। उसके बाद वाटर और ऑयल फ्लूइड लेवल वगैरह वो आपका मेजर किया जाता है। विच एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द डैम आपने देखा होगा जी, हाइड्रोलैटिक एनर्जी से मुराद होता है, हाइड्रो से मुराद होता है जी आपका
पानी, ठीक हो गया। और ये हमारे पास डैम आ गया। डैम से जब पानी नीचे गिरता है तो नीचे टरबाइंस लगी होती हैं। टरबाइंस क्या करती हैं, वो घूमती हैं और वो एज अ जनरेटर काम करती हैं। तो क्या होता है, एक मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या हो रही होती है, वो उसके अंदर चेंज हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। हमने पहले पढ़ा कि जनरेटर यही काम करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन हम इसको मैकेनिकल एनर्जी नहीं डायरेक्ट कहेंगे, हम इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहेंगे, ताकि हमें पता चले ये पानी से जो ना प्रोड्यूस। विच रेज हैज़ हाई आयोनाइजेशन पावर। अच्छा, यहाँ पर अल्फा रेज है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमने पढ़ा अल्फा रेज की जो रेंज होती है वो तो बड़ी थोड़ी है, वो तो हाथ से नहीं गुजर सकती। तो हाई आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? आयोनाइजेशन से मुराद होता है कि किसी भी एटम पर आपने कोई भी एनर्जी उसको प्रोड्यूस की, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है और वो एस्केप कर जाते हैं, तो वो आयोनाइज हो जाता है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक एटम है, यहाँ पर एक दो इलेक्ट्रॉन फिर रहे हैं, ऊपर से जो है ना वो ये रेस गिरी है और इसके पास इतनी एनर्जी आ गई कि ताकत आ गई कि ये अब यहाँ से निकल गया है। तो इसको आयोनाइजेशन, इसको मुराद है कि ये एटम जो है ना आयोनाइज हो जाएगा, इस पर जो है ना वो फिर चार्जेस आ जाएंगे। अब अल्फा की तो इतनी रेंज नहीं है, इसको तो गामा को करना चाहिए था, कोई गामा बहुत ताकतवर है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब अल्फा होती है ना, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही वो टकराता है ना, तो वो एनर्जी सारी उस चीज़ पे ट्रांसफ़र कर देता है जिस पे वो टकरा रहा है। अब एक चीज़ तो सीधी गुजर गई, ठीक हो गया, वो तो गुजर गई ना। एक चीज़ के अंदर फंस गई है और उसने अपना पूरा जहर निकाल दिया है, तो उसको कहते हैं अल्फा। इसलिए ये आयोनाइजेशन आसानी से कर लेती है। ये जहाँ पर लगती है तो ये एनर्जी कन्वर्ट उसके अंदर दे देती है, वो एनर्जी फिर हासिल करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपका। ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है उसको ख़त्म करने के लिए स्मोक डिटेक्टर, ये जो एयर है इसके अंदर कितनी स्मोक है, कितना ख़तरा है, मतलब स्मोक से पता चल जाता है ना कि एयर फिल्टर्ड है या नहीं फिल्टर्ड है। उसके बाद जी मेडिकल की फील्ड के अंदर और ऑयल इंडस्ट्री के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर मैस होता है या और साथ में उसकी वेलोसिटी होती है, तो क्या हम कहते हैं, उसको मोमेंटम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये एक व्हीकल है, ठीक है। व्हीकल के अंदर ये है कि P = mv। आपने फॉर्मूला याद रखना है मोमेंटम का कि मैस भी होना चाहिए और उसकी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी भी होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ खड़ी हुई है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी आपको पता है ना, टाइम रेट ऑफ द स्पीड। अगर कोई चल रही होगी और उसका ज़ाहिर हर कोई चीज़ की मैस तो है, तो उसको क्या कहेंगे हम, मोमेंटम। यहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है F = m में, मोमेंटम का P = m में, और यहाँ पर kg मीटर/सेकंड होता है। अच्छा, कोई भी चीज़ है, ये गाड़ी का क्यों एग्जांपल हमने दी, गाड़ी का मैस है, ठीक है, में वेलोसिटी है, उसकी स्पीड है, जाहिर है। अब इस पर कोई ना कोई फोर्स लगी है तो ही ये मूव कर रही है ना, तो फोर्स का भी बीच में अमल रख रहा है। तो ये हमारे पास आ गया मोमेंटम। अ लिक्विड हैज़, अब यहाँ पर देखिएगा कि जो लिक्विड होता है वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। मतलब लिक्विड ये है कि 1 किलो पानी लिया आपने उसको लिया जग में, जग के बाद आप उसको बड़े बर्तन के अंदर डाल देते, वो रहेगा 1 किलो ही, लेकिन वो जग और तरह का था, बर्तन थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड सा था। तो जब वो जग में था तो वो बिल्कुल आसानी से उसका वॉल्यूम उस तरह जो है हमारे पास आ गया। लेकिन जब हमने उसको क्या किया, उसके अंदर शेप उसकी वैसी जग जैसी बन गई। जब हमने उसको खुले बर्तन में डाला तो वो खुले बर्तन जैसा बन गया। तो क्या हुआ, हमारे पास वॉल्यूम सेम रहा। वॉल्यूम से मुराद उसका वेट वगैरह जितना भी था, जितना भी वो 1 kg था, 1 kg रहा। लेकिन वो क्या हुआ, पहले जग में वो और तरह का पड़ा हुआ था, हमें लग रहा था, और खुले बर्तन में और तरह। इसी तरह ये आपने एग्जांपल देखनी है, जो सॉलिड होता है ना जी, इसका वॉल्यूम भी सेम रहता है, इसकी शेप भी सेम रहती है। मिसाल के तौर पर ईंट है ना, ईंट को उठा के आप इधर रखो, उधर रखो, आप बर्तन में रखो, जिसमें मर्जी रख दो, तो क्या होगा, उसका वजन सेम रहेगा, उसका जो शेप है वो सेम रहेगी। लिक्विड की शेप जो है ना वो चेंज हो जाती है। मतलब मैंने आपको बताया ना, वो ग्लास में होगा तो वो उस तरह, लेकिन आप जब किसी बड़ी चीज़ पे डाल देंगे तो वैसे फैल जाएगा। गैस जो है ना, इसकी कोई चीज़ भी स्पेसिफिक नहीं होती। आपने गैस जो है वो कंप्रेस हो सकती है, मतलब आप उसको वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, और आप उसकी शेप भी जो है ना वो भी और तरह की होती है। शेप से मुराद भी यही होता है कि अगर उसको छोटे सिलेंडर वगैरह के अंदर डालेंगे तो वो उसमें भी डल जाएगी, अगर बड़े वाला में डालेंगे तो वो बैलून में भी वो फिक्स हो जाती है। तो शेप सारा कुछ उसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर लिक्विड के अंदर हमारे पास क्या होता है, डेफिनेट सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम होता है, सेम मतलब, और इसके अंदर वॉल्यूम भी ठीक होता है, और इसके अंदर हमारे पास जो शेप है वो भी सेम रहती है। ये आपने बाकी हम जो है व्हेन साइकिल मूव्स इन अ रफ स्पेस देन स्पीड विल बी द, मतलब रफ स्पेस से मुराद होता है कि खुरदरी जगह, ठीक हो गया, जंप शंप वगैरह और टूटे हुए अगर, तो डिक्रीज हो जाती है उसकी स्पीड। आपको भी पता होगा कि जब आप टूटे वगैरह पे चलते हो
तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है, ये नहीं है कि आप को लगता है कि जी भी खड्डे लगेंगे और हम स्लो कर देते हैं। एक और भी होती है कि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है ना, मतलब क्योंकि रफ होती है। और जैसे कि आप कोई भी चीज़ बारिश आ जाए तो स्लिप हो जाते हैं ना, अगर स्लिपरी जगह हो, लेकिन अगर वहीं पर रेत वगैरह हो, जमी हुई हो, तो खुरदरा होता है, तो इसलिए आप स्लिप नहीं करते। या आपके जूते अगर हो प्लेन तो वो क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं, लेकिन अगर वो अंदर से वो खुरदरे हों बाहर से, वो फिर नहीं करते। तो यही बात है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फ्रिक्शन होता है, अपोज फोर्स करते हैं। और वाई बैलोन्स फ्लाइज इन द एयर, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं जी? तो ये लेस डेंसिटी से क्या मुराद है? लेस डेंसिटी से मुराद ये होता है कि इसके अंदर जो गुब्बारा जो बैलून होता है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसके अंदर जो गैस होती है ना, उसको हम कहते हैं हीलियम, और साथ में हम उसको कहते हैं जी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैसेज हैं जो एयर होती है ना, हवा, उससे हल्की हैं, वजन में कम है। तो जब वजन में कम होंगी तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ इनको एक नीचे से फोर्स लगेगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि कोई भी फुटबॉल वगैरह अगर हम पानी के अंदर ज़ोर से मारें तो वो उसमें तैरने लग जाता है। या कोई भी वुड है तो वो वुड वगैरह वो हम अगर फेंकें तो बॉल वगैरह फेंकें, वो थोड़ी सी अंदर जाएगी पानी के और फिर वो बाहर आ जाएगी। उसकी वजह क्या होती है? पानी भी उसको नीचे से फोर्स लगाता है, क्योंकि वो पानी से क्या होती है, हल्की होती है। इसी तरह जब आदमी मर जाता है, जब एक डेड बॉडी होती है, वो तैरने लग जाती है। उसकी वजह क्या होती है? उसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस पैदा होने जाती हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ द सेल्स। और क्या होता है फिर, वो उसकी बॉडी जो है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो पानी उसको ऊपर उछाल देता है। और बाज़ वक़्त पानी में वो बाहर नहीं भी आती। उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर अगर पानी दाखिल हो जाए तो फिर वो गैसेस वगैरह वो बाहर जो है ना वो निकल जाती हैं। तो इसको एक फोर्स कहते हैं बायोंड फोर्स और अपवर्ड फोर्स, यानी कि नीचे से एक फोर्स लग रही है, नीचे से एक फोर्स लगेगी, वो उसको ऊपर धकेलेगी। जैसे एयर, हवा जो बैलून होता है वो ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि हवा उसको नीचे से धकेल रही होती है, क्योंकि वो होता क्या है, वो पानी वाले हिसाब हो गया ना, वो एयर से लेस डेंस होता है। चलें जी, ये हमारे पास आ गया। बाकी ये एंड वाला हमारे पास आ गया। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपने याद रखना है, नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल होती हैं। आपको पता है एक नॉर्थ पोल होता है और एक हमारे पास साउथ पोल होता है, जिसको आप वो कहते हो शुमाल और जनूब। शुमाल इसको कहते हैं हम, नॉर्थ को कहते हैं शुमाल उर्दू में, और साउथ को कहते हैं जनूब। तो ये हमारे पास किस तरह से होती हैं, ये हमारे पास नॉर्थ से आती हैं और शुमाल की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ द अर्थ भी होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको इसी सीरीज़ के अंदर साथ लेके चलूँगा। पार्ट 2 था और इसी तरह हम पार्ट आगे करते जाएंगे। तो आई होप आप इसको थोड़ा समझ रहे होंगे इंशाल्लाह। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।